जय श्री राम भाई और बहनों। राहुल गांधी ने एक नया नाटक प्रारंभ किया है। दावा करते हैं कि भारत की समस्त एजेंसियां उनके हाथ में दे दो तो वह चुनाव जीत जाएंगे। मैं उनके इस दावे से 100% सहमत हूँ, क्योंकि यह कोई नई बात नहीं है। नेहरू गांधी खानदान के लिए वो लोग पहले भी संस्थाओं का दुरुपयोग करते रहे हैं, और इसको तो इलाहाबाद न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है स्पष्ट रूप से। वह निर्णय आज भी पूरे देश में एक मानक निर्णय माना जाता है लोक प्रतिनिधि के निर्वाचन के विषय में, जहां पर कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द किया गया था। परंतु क्या इंदिरा गांधी ने ही संस्थाओं का दुरुपयोग प्रारंभ किया था? बिल्कुल नहीं। यह तो नेहरू के समय से प्रारंभ हो गया था। बूथ लूटना, जातियों में लोगों को बांटना और फूट डालो राज करो की नीति के तहत भिन्न भिन्न जातियों में फूट डालकर उनके वोट पाना। तो उसके लिए अनेकानेक संस्थाओं का उपयोग करना, लोगों को धमकाना, डराना, बूथ तक आने से रोकना, ऐसे जाने कितने ही संस्थाओं के दुरुपयोग नेहरू के काल से प्रारंभ हो गए थे। फिर उसके अतिरिक्त संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने में कोई नई बात नहीं है। इन्होंने ऐसा खुल कर किया है, और ये तो हमारे सौभाग्य से, हमारे देश की जनता के सौभाग्य से टीएन शेषन किसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर पहुंच गए, और उन्होंने जो शक्तियां दिखाई, उन्होंने चुनाव में केंद्रीय पुलिस बल का उपयोग किया, सीआरपीएफ इत्यादियों का उपयोग किया, जो कि इनके निर्देशों के तहत कार्य नहीं करते थे। उसके बाद में सीसीटीवी इत्यादि का उपयोग हुआ, तब जाके इन लोगों का चुनाव में जीतना थोड़ा कठिन होने लगा। और जब से ईवीएम आ गया, वो तो इनके ताबूत में आखिरी कील की तरह से सिद्ध हुआ, क्योंकि उसमें घोटाला कर पाना इन लोगों को आज तक मालूम नहीं कैसे किया जाए। राहुल कहते हैं कि हिटलर भी इसी प्रकार से संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनाव जीतता था। मुझे मालूम नहीं, हिटलर का हमने इस विषय में कोई बहुत अध्ययन नहीं किया है, परंतु एक जानकारी मुझे अच्छी तरह से है। हिटलर के मंत्री हिटलर इज जर्मनी इस प्रकार के नारे का उद्घोष करते थे, और 1976-77 में कांग्रेस के नेता देवराज बरुआ और अन्य कांग्रेस चाटुकार इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा के नारे का उद्घोष निर्लज्जतापूर्वक मंच से करते थे, और यह चाहते थे कि देश की जनता भी इस नारे का उद्घोष करे। तो यदि हिटलर से किसी की नजदीकियां मैं देख पा रहा हूं तो वो कांग्रेस पार्टी है, न कि कोई अन्य दल। नरेंद्र मोदी जिस विचार परिवार से आते हैं उसके लिए तो राष्ट्र ही सर्वोपरि है, और वह राष्ट्र प्रथम दल द्वितीय, व्यक्ति अंत में, ऐसा मानकर ही अपना कार्य करते हैं। उस पर तुर्रा यह इस मंदबुद्धि की शिकायत है कि आरएसएस के व्यक्ति सभी संस्थाओं में प्रवेश कर गए हैं। आरएसएस का होना कोई अपराध है क्या? आरएसएस का होना किस प्रकार से अपराध है? न्यायालय में इनके विरुद्ध कोई परिवाद चल रहा है, हमारे संवैधानिक शक्तियों ने इसको असंवैधानिक गतिविधि वाला कोई शक्तिपीठ, कोई केंद्र माना है, कोई संगठन माना है। 3 बार यह राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत इस पर प्रतिबंध लगाकर देख चुके हैं, कहीं भी यह ठहरते नहीं है। हर बार इनको प्रतिबंध उठाना पड़ता है और अपने मुंह की खानी पड़ती है। फिर बात आई नियुक्तियों की, तो नियुक्तियों में मेरे विचार से नियुक्तियों में सबसे प्रमुख चीज होता है, जिस पद के लिए नियुक्तियां की जा रही हैं उसके मानक के लिए वह व्यक्ति उचित व्यक्ति है या नहीं, सभी मानदंडों का पालन हो रहा है या नहीं, वह देखा जाना चाहिए। तो सारी नियुक्तियां तो उसी परिपाटी से हो रही हैं जिस परिपाटी से अभी तक होती आई हैं। तो क्या अभी तक यह लोग गलत काम करते आ रहे थे? और जिन लोगों को इन्होंने भरा था वह लोग तो संघ के नहीं थे, तो किसके थे वो?
कम्युनिस्ट और कांग्रेस की विचारधारा के नहीं थे क्या वो? तो कांग्रेस के और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को भरना वह किस प्रकार से उचित था? तो अपना कुछ करें वही चीज तो वह सही है, दूसरे करें तो वह गलत है। राहुल गांधी का बोलना है कि उसके समय में, उसकी सरकार के समय में समस्त सरकारी एजेंसियां न्यूट्रल मोड में रहती थी। अब इसके बारे में आप लोगों से अधिक कौन जानेगा कि उसके समय में सरकारी एजेंसियां न्यूट्रल होती थी या नहीं। भाई, हमारे पहले प्रधानमंत्री ने सरकारी एजेंसियों का कितना सदुपयोग किया या कितना न्यूट्रल रखा, उसके बारे में बताता हूँ। एयर इंडिया का उपयोग इनके लव लेटर्स ले जाने के लिए इंग्लैंड में होता था। अगर एडविना ना होती तो शायद इन्होंने टाटा एयर्स का अधिग्रहण ही न किया होता। इनको लगा कि इनकी अपनी कोई एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से चिट्ठी डेली भेज सकें बिना एक पैसा खर्च किए। तो इन्होंने झट से टाटा का एयरवेज अधिग्रहित कर लिया। अब वहाँ पे चिट्ठियाँ तो पहुँच गई इंग्लैंड में, घर तक कौन पहुँचाएगा? मैडम का हाल चाल कौन देखेगा? कुछ दिक्कत है तो कौन उनकी दवा दारू करेगा? तो हाई कमिश्नर पद पे ऐसे एक चाटुकार को बिठाया गया जो कि हाई कमिश्नर कम और किसी का निजी नौकर ज़्यादा था, और उसको बाद में उसी का यह पुरस्कार मिला कि उसे देश का रक्षा मंत्री बना दिया गया 1962 में। और ऐसे अकर्मशील व्यक्ति को देश का रक्षा मंत्री बनाने का परिणाम हमने 1962 के युद्ध में देखा। नेहरू जो करते थे वह कम था क्या, जो कि उनके पड़ पोते नहीं, उनके पोते, उनके नाती के समय में बच्चों के बर्थडे, उनके निजी, उनके पोते नाती के निजी छुट्टियां, उसके लिए पूरी पूरी द्वीप जो है वो बुक कर ली जाती थी सरकारी खजाने से। हवाई जहाज में बर्थडे केक काटा जाता था, सिर्फ बर्थडे केक काटने के लिए हवाई जहाज में उड़ते थे। यह तो थी न्यूट्रल एजेंसियां। और न्यूट्रल के बारे में बात करें, एक न्यूट्रल एजेंसी सीबीआई, सीआईडी और एक एसआईटी गठित की गई थी। खैर, एसआईटी तो कोर्ट के कहने पर गठित की गई थी। अच्छा हुआ एसआईटी गठित हुई तो गलतियां नहीं हुई, अन्यथा मालूम नहीं इनके द्वारा गठित एजेंसियों ने क्या किया होता। सीबीआई या अन्य एजेंसियों के माध्यम से एक चुने हुए निर्वाचित मुख्यमंत्री को परेशान किया गया, झूठे केसों में फंसाया गया, दंगे के झूठे आरोप लगाए गए। उस राज्य के गृह मंत्री को तड़ी पार करके राज्य से जाने कितने महीनों तक दूर रखा गया। खैर, कर्मफल, उन्होंने उनको दूर रखा और उस गृह मंत्री ने दूसरे राज्य में जाकर इनकी ऐसी बैंड बजाई कि आज उस देश के सबसे बड़े राज्य में, जहाँ सबसे अधिक लोकसभा सांसद आते हैं, मात्र एक सांसद इसके पास है। प्रधानमंत्री संस्था का कैसा सदुपयोग किया गया, एक गूंगे रोबोट को प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करके पूरी दुनिया ने देखा। इसी प्रकार से राष्ट्रपति पद की जो मानक था वह यह था कि किसी समय में जब इंदिरा गांधी अपने कठिन दिनों में थी, जब वह सत्ता में नहीं थी, तो किसी व्यक्ति ने उनको खाना बनाकर खिलाया था। रसोइया होना सबसे बड़ा मानक रहा उनके राष्ट्रपति बनने में। और गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के अतिरिक्त गुजरात के डीआईजी वंजारा को झूठे केसों में फंसाया गया। जो लड़की गुजरात के मुख्यमंत्री को मारने आ रही थी, उसका एनकाउंटर करने का उनको यह दंड मिला कि उन्हें सालों जेल में रहना पड़ा। देश के एक प्रखर वैज्ञानिक जो कि रूस, अमेरिका इत्यादि को टक्कर दे रहे थे, रॉकेट जो है रॉकेट अभियान का हिस्सा थे, प्रोफेसर नंबी, उनको सेक्स रैकेट में फंसाकर अंदर किया गया और सालों केस चलने के पश्चात वह झूठा साबित हुआ। राज्य ने उनको जो है, न सिर्फ राज्य ने उनसे माफी मांगी के अदालत के कहने पे, बल्कि उनको आर्थिक दंड भी भुगता। ऐसा तो हुआ। इतने सालों जो अपना देश पीछे गया वो कौन भुगतेगा? फिर इसके बाद में जो संपर्क की सरकार रही 2004 से, उसी समय में हमारे देश का निर्माण उद्योग को ऐसा बट्टा लगाया, चीन को विश्व निर्माण उद्योग में सबसे आगे नंबर 1 बनने का पूरा रास्ता साफ कर दिया। भारतीय गृह उद्योग पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और यह नालायक बोलता है कि हमने इंस्टीट्यूशंस का, संस्थाओं का
दुरुपयोग नहीं किया। मालूम नहीं कहाँ से भांग खाकर आता है, कहता है कि हिटलर ने पैरामिलिट्री फोर्सेस का उपयोग किया। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। उस समय में तो पुलिस और सेना में ही बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ करता था। मालूम नहीं कहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध में इसने हिटलर के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंचा दिया। खैर, इससे क्या ही उम्मीद करना है, इसका आईक्यू तो आलिया भट्ट से भी नीचे है। तो भाइयों, हम अपेक्षा करते हैं कि जल्दी ही माननीय राहुल गांधी जी अपने कॉमेडी से भरा नया इंटरव्यू सेशन लेके आएंगे और हम सभी को आनंदित होने का मौका देंगे। जय हिंद, जय भारत।